नमस्कार। मैं डॉक्टर निमेश जी देसाई अपने 40 साल के अनुभव से आपके लिए लाया हूं मेंटल हेल्थ की सीरीज ए टू जी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आदि से अंत तक सब जानकारी। हम लोगों ने अब तक बात की है कुछ खास मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की, ए से लेके ई तक। एफ से बहुत सारे मुद्दों पे बात की जा सकती है, लेकिन मुझे और हमारे साथियों को ऐसा लगा कि चूंकि हाफ द पॉपुलेशन इज फीमेल, वीमेन मेंटल हेल्थ और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के समस्याओं के बारे में गौर किया जाए। आप में से कुछ साथी ये भी सोचते होंगे कि क्या महिलाओं की स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कुछ बहुत अलग होती हैं? डॉक्टरी विज्ञान के रूप में पुरुषों में और महिलाओं में स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं एक सी रहेंगी। सोचने लायक दूसरा मुद्दा ये भी है कि कुछ कारणों को लेकर स्वास्थ्य और खासकर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं अलग होंगी महिलाओं की, उनके हल अलग होंगे, उनके लिए सोचना अलग पड़ेगा। क्या कारण है मुख्य? बायोलॉजिकल इंक्लूडिंग हार्मोनल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। इन सारे कारणों को लेकर महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अपने आप में कुछ अलग स्वरूप में सामने आती। रिप्रोडक्टिव साइकिल के पूरे पीरियड में 12, 15, 16 की उम्र से लेके 45, 50 तक, जब तक मेनोपॉज हो जाए, हर महीने मेंस्ट्रुएशन के दिनों में या उसके आसपास कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस साधारण सी या बहुत ज्यादा अक्सर पाई जाती हैं। पहले इसको कहा जाता था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अब इसको कहा गया है PMDD, पेरी मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो मेंस्ट्रुएशन के आसपास के 3-4 दिनों में महिला को चिड़चिड़ापन, कुछ मायूसी, कुछ वीकनेस, सामाजिक चीजों में इंटरेस्ट कम होना, ऐसे अगर सिम्टम्स हों तो उनको पहले तो समझा जाए एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर बहुत ज्यादा हो तो उसको डिसऑर्डर के रूप में पहचाना जाए और उनका दवाई से और काउंसलिंग से इलाज हो। उसी प्रकार पोस्टपार्टम, डिलीवरी और लेबर के बाद डिप्रेशन काफी कॉमन है, ऑर्डिनरी ब्लूज या सिंड्रोमल डिप्रेशन जहां डिप्रेशन की बीमारी हो। पोस्टपार्टम साइकोसिस कॉमन है। तो पोस्टपार्टम पीरियड में लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद के पहले 4-6 हफ्ते, 12 हफ्ते तक बहुत जरूरी है कि गायनेकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ की टीम साथ साथ काम करे। ऐसी कोई भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पहचान के उनका जल्दी से जल्दी इलाज करने में, जिससे बच्चा और माँ दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। जीवन के एक पड़ाव पे 40-50 की उम्र में जब मेनोपॉजल फेज आता है तो वहां महिला के बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, पारिवारिक और सामाजिक रूप भी बदल जाते हैं, जिम्मेवारियों के और जो रोल है। तो मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, अगेन माइल्ड हो या डिसऑर्डर के लेवल पे हो। तो आमतौर पे मेनोपॉज के जो 2-4 साल का एक दौर है, उस दौरान सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, अगर जरूरत हो तो काउंसलिंग, और अगर डिप्रेशन निकल आए बीमारी के रूप में तो उसका इलाज, ये सारा जरूरी है पेरीमेनोपॉजल पीरियड में। करीब 60-70 साल पहले एक रिसर्च फाइंडिंग उभर के आई जो उसके बाद कंसिस्टेंटली कंफर्म की गई है। महिलाओं में डिप्रेशन जो बीमारी है उनकी तादाद पुरुषों के मुकाबले दुगनी या तिगुनी होती। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि पुरुष इसको कतई गलत इंटरप्रिटेशन न करें। इसका कतई ये मतलब नहीं हो सकता कि महिलाएं वीकर सेक्स है, बल्कि दो मोटे से कारण महिलाओं में डिप्रेशन ज्यादा होने के साफ नजर आएंगे। एक तो बायोलॉजिकल और हार्मोनल, जैसे हमने बात की, और दूसरा सारा साइकोलॉजिकल सोशल एक्सप्लॉइटेशन और डिप्राइवेशन जो सदियों से, दशकों से चला आ रहा है। तो जैसे विमेन्स एम्पावरमेंट हो रहा है, जैसे जेंडर इक्विटी हो रही है, पूरी तरह संभव है कि डिप्रेशन का ये जो रेट महिलाओं में और पुरुषों में अलग है वो शायद बदल जाए आने वाले वक्त में। लेकिन अभी तक ये सच्चाई है कि महिलाओं में डिप्रेशन ज्यादा तादाद में होता है। उससे जुड़ी हुई जो एक बहुत बदनसीबी की बात है वो ये है कि आमतौर पे स्वास्थ्य समस्याओं के लिए, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी, और खासकर डिप्रेशन जैसी न देखी जाने वाली तकलीफों के लिए अक्सर
महिलाओं की तकलीफ को न पहचाना जाता है, न उनको मदद के लिए कहीं ले जाया जाता है और न उनका ट्रीटमेंट मन लगा के कंटिन्यू किया जाता है, जिसको कहते हैं हमारे क्षेत्र में हेल्प सीकिंग बिहेवियर और ट्रीटमेंट एडहेरेंस। वो महिलाओं को ठीक से नहीं अटेंशन मिल पाता। तो पॉलिसी लेवल पे, समाज में, परिवार में और हम सब का ये फर्ज रहेगा कि ये जो भेद है, लिंग भेद, मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को अवेल करने के बारे में, उसको भी कम किया जाए। बल्कि कोई कारण नहीं होना चाहिए कि कोई भी पुरुष या महिला जब मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित हो तो उसे वही सेवाएं मिले जो और किसी को मिल रही है। एक और गंभीर मुद्दा संक्षेप में ये सोच के याद रखने वाला है कि हर समाज में और हमारे जैसे त्वरित गति से बदलते हुए समाज में रासायनिक पदार्थों का सेवन या कोई भी ऐसी एडिक्शन हैबिट, खासकर जो लीगल प्रोडक्ट्स हैं, वैध पदार्थ हैं, शराब और तंबाकू के सारे प्रोडक्ट्स, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल, इन सब की जो यूज पैटर्न है खासकर यंग महिलाओं में बहुत जल्दी से बढ़ रही है। और इसके पीछे कारण है एक तो जो फ्रीडम हो रहा है, जाहिर है वो अच्छी बात है, सबलीकरण है, एम्पावरमेंट है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा करने में हम लोग अक्सर उस महिला की मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफें और बीमारियां भूल जाते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती यह है कि महिलाओं के सॉफ्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कुछ साइकोलॉजिकल सफरिंग, कुछ सिम्टम्स या मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां, हम सब अपने अपने जीवन में जहां जहां संभव हो कान और आंख खुले रखें, मदद करें। ये जो लिंग भेद है मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को अवेल करने में और उन तक सेवाएं पहुंचाने में, उनको हम कम कर सकें, हो सके तो नाबाद कर सकें। कोई फर्क होना नहीं चाहिए हमारी तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, समाज की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य की महिला के लिए महिलाओं को पूरी सेवाएं पहुंचाने में। आपको याद है ना, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी ई से एल्डरली पॉपुलेशन की। आपके कमेंट्स में, आपके फीडबैक में एक मुद्दा बहुत बड़े रूप से उभर के सामने आया। क्या ओल्ड एज में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफों को आसानी से दवाई से या और किसी प्रकार से इलाज किया जा सकता है? दो बातें हैं। दवाइयों के क्षेत्र में विकास इतना हुआ है कि जो पहले नहीं संभव था वो अब संभव है। बहुत सारी ओल्ड एज की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, डिप्रेशन, डिमेंशिया या और कोई तकलीफ, सेफ दवाइयां अवेलेबल हैं जिससे बहुत आड़ असर या साइड इफेक्ट्स ना हो। लेकिन दूसरा पहलू यह भी उतना ही सच है कि ओल्ड एज में, खासकर लेटर एज में 80-85 की उम्र के बाद या 75 के बाद, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की जो क्षमता है दवाई की साइड इफेक्ट्स टॉलरेट करने की या कॉम्प्लिकेशंस न होने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो डॉक्टर्स को और मेडिकल टीम्स को बहुत पतली धार पे चलना पड़ेगा कि सिम्टम्स कंट्रोल हो, व्यक्ति की पीड़ा, उसका पेन कम हो, परिवार को अच्छा माहौल मिले, लेकिन कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो एल्डरली में दवाई हमेशा बहुत कम डोज में शुरू की जानी चाहिए, और अगर बढ़ानी भी है तो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, सेफली। आपको ध्यान है ना, जी से क्या होगा मैं बताऊंगा तो बिल्कुल नहीं। सोचते रहिए, गौर करिए जी से कौन से मुद्दे पे बात करेंगे, और इस दौरान हमारी चैनल देखते रहिए ओनली माय हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ A to Z, मानसिक स्वास्थ्य आदि से अंत तक। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।